एक रात जब पूरा शहर नींद में डूबा हुआ था, विक्रमादित्य अपने महल की छत पर खड़े थे और उनके चेहरे पर एक चिंतन भरी रेखाएं थीं। उनके पास एक संदेश आया था कि उनके राज्य के एक दूर दराज के गांव में कुछ असामान्य घटनाएं हो रही हैं। लोग कहते थे कि काला शिखर नामक पहाड़ पर एक रहस्यमयी गुफा है जिसमें घुसने वाला कभी वापस नहीं आया। गांव के कई लोग वहां घुस गए मगर उनकी लाश तक नहीं मिली। राजा विक्रमादित्य को यह बात चिट्ठी में लिखी मिली और उन्होंने तय किया कि वह खुद इस गुफा में जाकर पता लगाएंगे। नमस्कार दोस्तों, इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का दिल से स्वागत है। इस कहानी को तुम सब ध्यान से सुनो क्योंकि यह कहानी बहुत रोचक होने वाली है। राजा अपने सेनापति और कुछ सैनिकों के साथ उस पहाड़ पर पहुंचे। रात का अंधेरा, चारों तरफ खामोशी और पहाड़ के बीच एक अंधेरे में डूबी हुई गुफा। जैसे ही उन्होंने गुफा में कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका उनके चेहरे से टकराया और उन्होंने महसूस किया जैसे उन्हें किसी ने रोकने की कोशिश की हो। उन्होंने आगे बढ़ने का फैसला किया और अपनी तलवार कस के पकड़ ली। जैसे ही वह थोड़ा और आगे बढ़े, उन्हें एक अजीब सी खुशबू महसूस हुई और गुफा की दीवारों पर पुरानी लिपि में कुछ लिखा देखा। वो लिखा था, यहां सिर्फ वह आ सकता है जो अपने भय पर विजय पा चुका हो, वरना यह गुफा उसका अंत बनेगी। गुफा के पहले हिस्से में उनका सामना हुआ एक अजीब सी मूर्ति से जो उनके पास एक प्रकाश की रोशनी में आई। मूर्ति ने उनसे कहा, अगर तुम आगे जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें एक सवाल का जवाब देना होगा, भय और माया में क्या अंतर है? राजा विक्रमादित्य ने सोचकर जवाब दिया, भय वह है जो इंसान के मन में डर को जन्म देता है और उसके हौसलों को तोड़ता है, जबकि माया वो है जो उसे उसके असली मकसद से भटकाती है। मूर्ति खुश हुई और पहला राज खुल गया। गुफा में आगे का रास्ता उनके लिए खुल गया। आगे जाने पर विक्रमादित्य को एक भारी पानी की झील दिखी जिसमें एक सुंदर कमल का फूल खिला हुआ था, लेकिन झील इतनी गहरी थी कि उसका अंत नजर नहीं आता था। एक आवाज सुनाई दी, अगर तुम इस झील को पार कर सको तो तुम अपने सवालों के जवाब तक पहुंचोगे। विक्रमादित्य बिना सोचे समझे पानी में कूद पड़े और तेज लहरें उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गई। जैसे ही वह सामने वाले किनारे पर पहुंचे, एक और मूर्ति उनके सामने आई और पूछा, साहस क्या है और उसका अंतिम अंजाम क्या है? विक्रमादित्य ने कहा, साहस वह है जो इंसान को उसके मूल भय से मुक्त करता है और उसका अंतिम अंजाम हमेशा एक सच्चा समर्पण और अंत में मृत्यु को भी अंगीकार करना है। मूर्ति संतुष्ट हुई और रास्ता फिर से खुल गया। विक्रमादित्य अब गुफा के अंतिम हिस्से में पहुंचे जहां उन्होंने देखा एक पुरानी पुस्तक खड़ी है। पुस्तक अपने आप खुल गई और उसमें से एक घटना लिखी थी। एक श्रापित आत्मा जो अपने गुनाहों के साये में इस गुफा में बंद है, उसका मुक्ति तभी हो सकता है जब कोई वीर उसके गुनाहों के प्रश्न का जवाब दे। उसने कहा, विक्रम, अगर तुम मुझे इस श्राप से मुक्त कर दोगे तो तुम्हें वह राज मिलेगा जो तुम्हारे सेनापति और तुम्हारे लोगों को वापस ला सकता है। इस बार प्रश्न था, जीवन और मृत्यु का असली अर्थ क्या है? विक्रमादित्य ने कहा, जीवन एक सफर है जो अपने कर्मों का प्रतिरोध है और मृत्यु उस सफर का अंतिम प्रमाण है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो कभी अलग नहीं हो सकते। उस प्रश्न का जवाब देकर वह आत्मा मुक्ति को प्राप्त हुई और उसके साथ ही गुफा के अंदर की सारी रहस्यमयी शक्तियां विक्रमादित्य के सामने समर्थन में झुक गईं। उनका सेनापति और गांव के लोग सभी वापस लौट आए और गुफा अपने रहस्य के साथ बंद हो गई। राजा विक्रमादित्य अपने राज्य में अपने लोगों के साथ सुरक्षित वापस लौट आए और प्रजा को सिखाया कि भय से लड़ना और जीवन का असली अर्थ समझना ही जीवन का सबसे बड़ा राज्य है। इस कहानी से यह संदेश मिलता है कि साहस और सही समझ हमारे जीवन के सबसे बड़े आयुध हैं। जो इंसान भय और माया को पहचान लेता है, उसके लिए जीवन और मृत्यु के रास्ते में कोई बंदिश नहीं होती। यह कहानी है साहसी राजा विक्रमादित्य की, जिनकी वीरता और बुद्धिमानी के किस्से पूरे राज्य में मशहूर थे। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सब लोगों का इस चैनल पर स्वागत है। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। एक दिन
दरबार में एक दुखी युवक आया और विक्रमादित्य से बोला, महाराज, मैं एक राजकुमारी से प्रेम करता हूं, परंतु वह राक्षस के चुंगल में फंसी हुई है। राक्षस ने शर्त रखी है कि जो भी उस कुटिया के बाहर उबलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा बाहर आएगा, वही राजकुमारी से विवाह कर सकेगा। इस शर्त में कई वीरों ने अपनी जान गंवा दी है। मैंने भी कोशिश की, परंतु मेरी हिम्मत नहीं हुई। अब मुझे मृत्यु के अलावा कोई रास्ता नहीं दिखता। विक्रमादित्य ने युवक की व्यथा सुनी और उसे ढांढस बंधाया। तुम्हारी प्रेम की परीक्षा मैं दूंगा और तुम्हें न्याय दिलाऊंगा। यह कहकर विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और उस खतरनाक कुटिया की ओर चल पड़े। कुटिया पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां हर ओर वीरों के हड्डियों के ढेर लगे थे। जैसे ही वे आगे बढ़े, एक विशाल काय राक्षस गरजता हुआ प्रकट हुआ और बोला, कौन है जो मेरी कुटिया की ओर बढ़ने की हिम्मत कर रहा है? विक्रमादित्य ने निर्भीकता से कहा, मैं उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूं। मैं तुम्हारे छल को समाप्त करने आया हूं। राक्षस ठहाका मारकर हंसने लगा और विक्रमादित्य को उबलते तेल के कड़ाह की ओर इशारा करते हुए बोला, अगर तुम इतने ही वीर हो तो इस कड़ाह में कूद कर दिखाओ। विक्रमादित्य ने अपनी तलवार उठाई और मंत्र पढ़ते हुए तेल के कड़ाह के पास पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और आह्वान किया, हे देवता, मेरी रक्षा करना, मेरे साहस को सफल बनाओ। फिर उन्होंने पूरे साहस के साथ कड़ाह में छलांग लगा दी। सभी को लगा कि विक्रमादित्य ने भी अपनी जान गंवा दी, परंतु कुछ ही क्षण बाद विक्रमादित्य उसी कड़ाह से अडिग और अजेय बाहर निकले। उनके शरीर पर जलने का एक भी निशान नहीं था। यह देखकर राक्षस भयभीत हो गया और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। विक्रमादित्य ने उसी वक्त अपनी तलवार से राक्षस पर प्रहार किया और एक भयंकर युद्ध के बाद उसे समाप्त कर दिया। तभी कुटिया से राजकुमारी बाहर आई और उसने विक्रमादित्य को प्रणाम किया। उसने विक्रमादित्य का धन्यवाद किया और कहा, महाराज, आपने मुझे इस दुष्ट राक्षस के चंगुल से मुक्त कराया। आपके साहस और बलिदान को मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। विक्रमादित्य ने उसे उस युवक के पास भेजा जिसे वह प्रेम करती थी। राजकुमारी और युवक का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ और दोनों खुशी खुशी रहने लगे। विक्रमादित्य ने अपने राज्य लौटकर एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि उनका साहस, समझदारी और न्याय के प्रति निष्ठा ही उन्हें सबसे महान बनाती है। बेताल ने अपनी कहानी शुरू की बहुत समय पहले। उदयपुर नामक एक बुद्धिमान राजा था। वह अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखता था और उनकी दयालुता, समानता और न्यायप्रियता के कारण प्रजा उन्हें बहुत पसंद करती थी। राजा की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी थी जिसका नाम उपमंजरी था। उपमंजरी को जो भी देखता बस देखता ही रह जाता। जब उसकी शादी की बात आई तो कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे। राजा और रानी के लिए सही वर चुनने की समस्या खड़ी हो गई। एक दिन राजा अपने सजे हुए दरबार में बैठे थे, तभी एक सुंदर राजकुमार वहां आया। उसने आदरपूर्वक अभिवादन किया और बोला, मैं कालीगढ़ का राजकुमार हूं और राजकुमारी से विवाह करने की इच्छा लेकर आया हूं। राजा ने कहा, कालीगढ़ हमारा पड्डी ढौसी राज्य है। तुम्हारे साथ विवाह से हमारे संबंध और भी गहरे हो जाएंगे, लेकिन बताओ तुम्हारी क्या विशेषता है जो तुम्हें सबसे अलग बनाती है? राजकुमार बोला, महाराज, मैं एक योद्धा हूं और बहुत से युद्धों में पारंगत हूं। मैं अपने देश की सेना का सेनापति हूं और कई युद्ध जीत चुका हूं। राजा ने उसकी बात सुनकर उसे महल में ठहरने के लिए कहा। अगले दिन एक और राजकुमार आया। उसने भी विवाह की इच्छा जताई और कहा, मैं जनकपुर का राजकुमार हूं। मैंने कई धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन किया है और जीवन का सत्य जानने की कोशिश में हूं। ज्ञान की खोज ही मुझे सबसे खास बनाती है। राजा ने उसकी बात से प्रभावित होकर उसे भी महल में ठहरने के लिए कहा। तीसरे दिन वैशाली का राजकुमार दरबार में आया और बोला, महाराज, मुझे प्रकृति माँ का आशीर्वाद प्राप्त है। मैं पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता हूँ। राजा ने उसकी इस विशेषता की भी तारीफ की और उसे भी ठहरने की अनुमति दी। चौथे दिन मालवा का राजकुमार आया। उसने कहा, महाराज, मैं बहुत धनी राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा मानना है कि धन से ही सब कुछ संभव होता है। मैं एक सफल व्यापारी हूँ और धन कमाने में निपुण हूँ। राजा और रानी चारों राजकुमारों के गुण सुनकर निर्णय नहीं कर पा रहे थे
कि किसे अपनी बेटी का वर चुने। अंत में उन्होंने निर्णय उपमंजरी पर ही छोड़ दिया। इतना कहकर बेताल ने राजा से पूछा, राजन, बताइए उपमंजरी को किस राजकुमार को चुनना चाहिए? राजा ने तुरंत उत्तर दिया, यदि उपमंजरी बुद्धिमान है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को चुनेगी। जनकपुर का राजकुमार ज्ञानवान है, परंतु वह एक अच्छे शासक के रूप में सफल नहीं हो सकता। वैशाली का राजकुमार पशु पक्षियों की भाषा समझ सकता है, पर युद्ध और शासन में यह गुण बहुत उपयोगी नहीं होगा। मालवा का राजकुमार एक अच्छा व्यापारी है, लेकिन राजा बनने के लिए धन पर्याप्त नहीं है। इसलिए उपमंजरी यदि समझदार है तो वह कालीगढ़ के राजकुमार को ही चुनेगी। बेताल पेड़ की शाखा से शांति से लटका हुआ था। तभी राजा विक्रमादित्य वहां पहुंचे, उसे उतारा और अपने कंधे पर डालकर चलने लगे। आसमान में हल्के हल्के बादल छट रहे थे और तारे नजर आने लगे थे। बेताल ने गहरी सांस ली और कहा, तुम कभी हार नहीं मानते, है ना? राजा मुस्कुराए और बेताल ने अपनी कहानी शुरू की। पाटलिपुत्र में एक बहुत बुद्धिमान ज्ञानी व्यक्ति रहता था। वह धार्मिक और विद्वान था। उसके 2 बेटे थे। दोनों ही अपने पिता की तरह ज्ञानवान थे। बड़े बेटे में लोगों की नीयत पहचानने की अद्भुत क्षमता थी। वह किसी के भी बुरे इरादे पहले से ही भांप लेता और लोगों को सचेत कर देता। छोटे बेटे में किसी भी वस्तु को सूंघकर पहचानने की अद्वितीय क्षमता थी। धीरे धीरे उन दोनों बेटों की प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई और उनकी चर्चा राजा तक पहुंच गई। राजा ने दोनों भाइयों को अपने विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त कर लिया। दोनों भाई राजा को कई महत्वपूर्ण फैसले लेने में मदद करने लगे। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य की यात्रा पर गए। वहां उनका शानदार स्वागत हुआ और कई रंगारंग कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। राजा ने भोज का आनंद लिया और फिर आराम करने के लिए राजकीय अतिथि गृह में चले गए। राजा ने दोनों भाइयों के साथ महल में प्रवेश किया। जैसे ही बड़े भाई ने महल में कदम रखा, उसे कुछ संदेह हुआ। उसने कहा, महाराज, मुझे इस राज्य के राजा पर भरोसा नहीं है। मुझे लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचाने की योजना बना रहा है। राजा ने हैरानी से कहा, क्या बकवास कर रहे हो? उसने हमारा इतने अच्छे से स्वागत किया है और तुम कह रहे हो कि वह हमें मारना चाहता है। राजा ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए तख्त पर बैठकर तकिया उठाने के लिए झुके। तभी बड़े भाई ने राजा की कलाई पकड़ ली और कहा, महाराज, मुझे माफ करें, पर मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। कृपया इस तकिए की जांच करवा लें। राजा परेशान और नाराज हो गए, लेकिन बड़े भाई की बात नहीं मानी और छोटे भाई से तकिए की जांच करने के लिए कहा। छोटे भाई ने तकिए को सूंघा और बोला, महाराज, इस तकिए में जानवरों के बाल हैं जो इतने नुकीले हैं कि लेटते ही चुभ जाएंगे और आपकी त्वचा को काट देंगे। इसके अलावा तकिए के किनारे पर लगी लेस में जहर लगा हुआ है जो आपकी जान ले सकता है। राजा ने तुरंत तकिए को छूना भी बंद कर दिया और रात भर बिना तकिए के सोए। अगली सुबह वह चुपचाप तकिया लेकर अपने राज्य लौट आए। तकिए की जांच कराने पर पता चला कि दोनों भाइयों की बुद्धिमानी सही थी। राजा ने उन दोनों को उनकी सेवा के लिए बहुत इनाम दिया। बेताल ने पूछा, राजन, दोनों भाइयों में से कौन ज्यादा चतुर और गुणी था? राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बड़ा भाई ज्यादा चतुर था। उसी ने सबसे पहले मेजबान के गलत इरादे को पहचाना था। छोटे भाई ने तो सिर्फ बड़े भाई की शंका की पुष्टि की थी। आगे क्या हुआ जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें